वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभ्यर्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और पुराने जो मित्र है, पुराने लिसनर है, वो चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए, युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उस पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आप लोगों को दे दूँ। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस के सारे टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स आदि जो बूस्टर के नाम से आप लोगों को स्कोर चलाया जा रहा है, जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें सबसे न्यूनतम फी 39900 पर आप लोगों को 2000 का सेट अवेलेबल होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन सहित होगा। यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो आप लोग यहां से जुड़ सकते हैं। जो भी हो, स्पेशल बैंकिंग, रेलवे और सभी के अलग अलग सेगमेंट में भी आप लोग को उपलब्ध है 199 रुपया में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं जो भी लोग हैं। साथ ही जो यहाँ पर सबसे न्यूनतम फी रखा गया है, तो आप लोग इससे जुड़िए। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इस ऐप युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी सेवाएं दी जा रही है उसको आप लाभ उठा सकते हैं उसका। साथ ही साथ वेबसाइट पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं www.yuktiis.in से। और साथ में जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा टैगलाइन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो चलिए, इसके संदर्भ में और भी बातें हैं, देख लेते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट चलाया जाएगा 27 जनवरी को। तो आप लोग तैयार रहिए। यूपीएससी के संदर्भ में स्कॉलरशिप टेस्ट है जो विभिन्न आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं डिस्काउंट। साथ ही टॉप 500 को भी दिया जाएगा जो टोटल टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे। और ये टेस्ट सीरीज आपको 2 फरवरी से आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके संदर्भ में बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं। चलिए, बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसमें भी बातें देख लेते हैं। इसमें टोटल टेस्ट सीरीज 21 है, जिसमें एक फ्री टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट 7 है, जिसमें से 2 टेस्ट हो चुका है। जो भी अभी तक नहीं जुड़े, इनरोल जरूर करिए। और जो आपको इस बार 110 के पार आपका स्कोर करने का दावा किया जा रहा है, वो आप उसमें शामिल हो और अपना स्कोर 110 के पार लेके आए। चलिए, उसके साथ ही साथ आप लोगों को इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे टॉप 10 जो 5 स्टूडेंट होंगे उनको ये कूपन दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर बातें की जाएगी। चलिए, फुल टेस्ट के रूप में 13 आप लोग अवेलेबल है। तो टोटल 21 टेस्ट है, ज़रूर दीजिए ताकि ये दोनों मीडियम में लोग दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और भी सूचना है, जैसे रिपब्लिक डे से चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया था पहले भी, यह 21 से 26 जनवरी के बीच वैलिड है। तो आप लोग युक्ति आईएएस 30 टाइप कीजिए, इस कोड को यूज़ कीजिए, युक्ति आईएएस 30 लिखिएगा। आप लोगों को जो भी 30% डिस्काउंट सारे कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि कल के सेशन में मैंने रात को ही पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल से जो 10 प्रश्न से उसको कवर किया। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त दक्षिण भारत का स्थापत्य कला। इसके संदर्भ में 20 क्वेश्चन उस पर आज चर्चा करेंगे अभी। और जो भी एक सूचना है, जो भी अगर आप लोगों को अगर डाउट लगता है किसी क्वेश्चन, किसी प्रश्न में मिस प्रिंट हो गया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में या तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर आप सूचना दे सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा ध्यान रहे। क्योंकि सारे सुरक्षा के मानक तो अपनाए जाते, फिर भी ह्यूमन एरर, कंप्यूटर एरर रह जाता है। तो उसमें आप लोगों को कहीं मिस प्रिंट ना मिल जाए। तो कोई भी स्टूडेंट को जो इस चीज़ को बना रहे, सेट को बना रहे हैं, यदि उन्हें कोई भी एरर नज़र आता है तो एक बार नोटिफाइड करें हम लोगों को, ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 20वां प्रश्न कहाँ है देख लेते हैं। थोड़ी 11वां प्रश्न से शुरू होगा। 11 से 20 तक टोटल 20 प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है इसे देख लेते हैं। 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, उसके बाद आप लोग से जुड़ता हूँ। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। बस हो गया। चलिए, आपको एक हो गया। चलिए, जैन धर्म के 23वें
तीर्थंकर जो थे निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लोगों को रहता है, पर इससे संदर्भित बहुत सी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके संदर्भ में बातें आप लोग इजी मत लीजिए किसी क्वेश्चन को, भले इसका प्रश्न इजी हो, 23वें तीर्थंकर कौन है, 22वें तीर्थंकर कौन है, या अंतिम तीर्थंकर कौन है, प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ये सब प्रश्न आप लोगों को याद होंगे, पर इससे संदर्भित बहुत सी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रहते। तो इसी उद्देश्य से ये दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते क्या है। पहला महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजितनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ये डायरेक्ट मैं बोलूँगा। इंग्लिश मीडियम सेम एक्सप्लेनेशन है, तो थोड़ा सा देखिए आप लोग भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ होंगे। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे। और कमेंट बॉक्स में बताइए 21वें कौन थे, 21वें कौन थे और प्रथम कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि और भी लोग अच्छे तरीके से समझ सके। तो सही देखिए एक्सप्रेशन के तौर पर क्या है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व से पूर्व पोष कृष्ण एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था। ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है पीसीएस में। तो आप लोग इस तरह प्रश्न को देखिए, वो पूछ सकता है इसी संदर्भ में। अगर ट्रिकी करना होगा तो पूछ सकता है। काशी के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। यह अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास का ग्रहण जीवन किया था, जीवन ग्रहण स्वीकार किया था। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कितने वर्ष में संन्यास का ग्रहण किया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केवल्य ज्ञान के पश्चात तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 मुख्य व्रत या सिद्धांत दिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह था शामिल था की शिक्षा दी गई थी। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5वां जो सिद्धांत था वो किन्होंने दिया था और वो क्या था। तो इसके संदर्भ में आप लोग बातें करेंगे। पार्श्वनाथ ने चतुर्वर्षीय संघ की स्थापना की। ये संघ आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया है पीसीएस के प्रीवियस ईयर में। आपको यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, जिससे मुनि, आर्यक, सार्वक और सार्विका होते थे। आज भी जैन समाज इसी स्वरूप में विस्तृत है या बटा हुआ है। तो किस चतुर्थ वर्गीय, जिस प्रकार हम लोग का 4 आश्रम है, उसी प्रकार से यहाँ भी चतुर्थवर्षीय संघ के रूप में इसका वर्णन किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल है? मुनि, आर्यक, सार्वक और सार्विका। इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। पार्श्वनाथ समेत शिखर, जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो गिरिडीह जिला है, झारखंड का एक जिला गिरिडीह है, वहाँ पर है। यहाँ पर जहाँ श्रावण शुक्ल सप्तमी को इन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को। तो यहाँ पर तीर्थस्थल है, बहुत ही तीर्थस्थल, जैसे हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल होता है, मुस्लिमों के लिए तीर्थस्थल होता है, फिर ईसाइयों के लिए तीर्थस्थल है, उसी प्रकार जैन के लिए, बौद्ध के लिए भी तीर्थस्थल है। तो इस प्रकार से यह सम्मेद जो शिखर है पार्श्वनाथ में, यह जैनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट आपको 12वां प्रश्न देखते हैं। महावीर का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो यह भी प्रश्न देखने को एक नज़रिए से बहुत इजी है, पर इसके अंदर के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ये देखते हैं वैशाली, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी काशी, उसमें कोई नहीं, एक से अधिक। तो मैं यहाँ पर आप लोग को उस समय के प्रांत का नाम दे दिया था, जैसे जनपद का नाम बता दिया। अगर मान लीजिए प्रॉपर जगह का ही नाम पूछ ले, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस स्कूल में हुआ था, तो इससे संदर्भित प्रश्न होगा। तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसके संदर्भ में आप लोग बातों को देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महावीर का कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके निकट जो था 500 ईसा पूर्व में हुआ था। आप बताइए कि महावीर का जन्म वहाँ हुआ, तो आप लोग बताइए कि इसके संदर्भ में बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसके संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलती है। तो महावीर स्वामी और जो को लेकर बहुत सी बातें की गई है, तो उनमें आप बताइए कि महावीर का जो उपदेश था वो किस भाषा में दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको मैं एक सेकेंड, आप सही है, चलिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल वन के वैशाली के निकट 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था?
माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। तो यह आपको संघ से पूछ सकता है किस कुल से थे, किस क्षत्रिय कुल से थे। उनके 30 वर्ष की अवस्था अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। इसके संदर्भ में बहुत सी बातें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। भगवान महावीर बचपन में नाम उनका क्या था, वर्धमान था नाम से जाने जिसका अर्थ है जो बढ़ता जाता है, जो बढ़ता है। इसके संदर्भ में बातें की गई है। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शुद्धता तथा अपरिग्रह और शांति का पालन करने की शिक्षा महावीर के द्वारा अपने शिष्यों को दी गई। उनके शिक्षाओं को जैन आगम कहा जाता है। क्या आगम कहा जाता है? उनके शिक्षकों को यहाँ से प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है, पीटी में, कि जो शिक्षा जैन महावीर के द्वारा दी गई उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? जैन आगम। तो इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लास्ट इसमें कुछ बातें और भी है। महावीर को बिहार के आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी के नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हुई। तो कहाँ हुआ? पावापुरी नामक स्थान में। कब हुआ? 468 में। कितने वर्ष में? 72। ये सब प्रश्न पीटी में पूछे जा चुके हैं, बार बार ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर ये टॉपिक जैन से आता है तो यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न क्या है? महावीर के प्रथम शिष्य, महावीर का जो थे प्रथम शिष्य कौन था? तो इसमें ऑप्शन देख लेते कौन है। ऑप्शन आपको विपिन, ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी आपको मल्लो, ऑप्शन सी जमली, ऑप्शन डी इंद्रभूति। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये इस संबंध में प्रश्न क्या होगा? उत्तर इसका होगा, उत्तर इसका सी होगा, जामली थे। वो कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो ये कौन व्यक्ति थे जो प्रथम शिष्य बने थे महावीर के? तो ये कौन थे? इसके दामाद जी थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामली बना, जो कि महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के पति थे, अर्थात दामाद थे इनके। तो इसके संदर्भ में आपको बात देखने को मिलेगी। जामली एक क्षत्रिय था। जामली के बाद विरोध हुआ, कुछ समय के बाद वह बहुरता नामक एक नए संप्रदाय का गठन किया या बनाया, शुरुआत की। आपको प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, बहुरता नामक संप्रदाय का शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जामली होगा, यानी महावीर का जो थे शिष्य उनके द्वारा यह शुरुआत किया गया था। क्योंकि शुरुआती दिनों के बाद जो जैन में थे कुछ विवाद उनके बीच उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो अलग एक संगठन का निर्माण करते हैं, संप्रदाय का निर्माण करते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों में 11 गंधर्वों को विभाजित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कितने गंधर्वों में विभाजित किया गया था जैन को? तो ये 11 गंधर्वों में किया गया था। तो 11 गंधर्व कौन कौन थे ये आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं एक बार पीसीएस में, तो हो सकता है अगले बार भी पूछा जाए। तो इंद्रभूति गौतम जो थे, आपको एक पहले गंधर्व थे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर लूँ। हाँ, इंद्रभूति गौतम गोवर्धन ग्राम के थे, गोवर्धन ग्राम के थे। तो ये इंद्रभूति गौतम पुनः एक अग्रभूति गौतम थे, एक इंद्रभूति एक अग्रभूति, ध्यान से रखिएगा, नाम कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। वायुभूति गौतम, मंडिक पुत्री वशिष्ठ शौर्य, फिर व्यक्त भारद्वाज कोलक। आपको ये सब नाम थोड़ा सा एक बार देख लेना है, क्योंकि अगर गंधर्व में नाम एक बार आ जाए तो आप लोगों को ध्यान में रहे। नेक्स्ट है भौमपुत्र कासव मौर्य, अंकत पुत्र गौतम, अंचला भारत हिरभाग और मैत कौंडी तुंदुक प्रभास कौंडिल्य। तो ये सब गंधर्व थे। एक बार गंधर्व को याद नहीं करना, बस एक सिरे से देख लेना है, इतना डीपली नहीं पूछता है। फिर भी एक होता है कि आप एक बार देख लीजिएगा तो कभी भी प्रश्न अगर पूछता है गंधर्व से तो ध्यान रहेगा, हाँ ये था। तो एक नज़र सिलसिलेवार नज़र से देख लीजिएगा, उसके किसी भी श्रम में आप लोग को ध्यान में रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, या कब आक्रमण सिकंदर ने भारत में निम्नलिखित में कब आक्रमण किया या कब आक्रमण किया? इससे संदर्भ प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है सिकंदर से संबंधित प्रश्न। तो 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो
सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए, आज से कितने वर्ष पूर्व सिकंदर ने आक्रमण भारत पे किया। अगर मान लीजिए 326 से लेकर 325 का ये आंकड़ा हम मान ले, 325 को मान लेते हैं, तो इसके आधार पर आज से कितने वर्ष पूर्व, तो इसका सही उत्तर तो वैसे 326 ईसा पूर्व होगा। आप आज से इसी को मान के चलिए, छोड़िए 325 क्यों मानिएगा, 326 को ही मान के चलिए ईसा पूर्व। तो कब, आज से कितने वर्ष पूर्व किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। किसी भी प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चन बना के प्रश्न पूछा जा सकता है, वो स्वतंत्र है, सॉवलेंट है प्रश्न को पूछने के लिए। आप लोग उसको किस एंगल से देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन देखते, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत के किया गया था, या अरस्तु का शिष्य था। तो अरस्तु का शिष्य में कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइए कि अरस्तु का शिष्य था, तो अरस्तु किनका शिष्य था, उनके कौन शिष्य थे। तो इस प्रकार से आप बताइए कि क्रम ये बार बार आता, मैं आपको बता दूंगा। ये क्रम 4 व्यक्तियों का क्रम आता, चारों महान व्यक्ति हैं, यह विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनका शिष्य क्रम आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में पश्चिमोत्तर भाग राजनीतिक रूप से विसंगत था या सुदृढ़ नहीं था। इसके संदर्भ में आपको स्पष्ट सभी लोग जानते हैं, यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राज्यों कबीलाई गणतंत्रों में बटा हुआ था। राज्यों के पारस्परिक फूट इस क्षेत्र में प्रमुख कारण था। यह पूरा पारस्परिक फूट ही, राजाओं के पारस्परिक फूट ने ही बाहरी विदेशियों को हमारे यहाँ आक्रमण करने का सुअवसर दिया, यह सभी लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख राज्य कौन कौन थे, पश्चिमी और पूर्वी गांधार, कंठ और सुबोधि, प्रभु, मद्र आदि 5 राज्यों का जो वर्णन है यह आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक भारत में सिकंदर को 19 महीने लगभग रहा, जो 326 से 325 ईसा पूर्व लगभग 19 माह तक रहा। तो ये भी प्रश्न पूछता है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ था, राजनीतिक विभाजन हुआ तो किस किस क्षेत्र में कौन से शासक बने थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में बहुत सी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ रिपीट हो गया था, कुछ मिसप्रिंट हो गया था, आप लोग यहाँ तक का जो आंसर है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर आपको है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो जितने भी अशोक के शिलालेख है, अभिलेख है या प्रशस्ति हैं, उनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न एक जरूर होता है, तो इसका देख लेते हैं। पहला भाब्रू स्तंभ, दूसरा ब्रह्मगिरी स्तंभ लेख, ईरागुड्डी और अरहोर अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर भाब्रू स्तंभ लेख होगा। इसमें ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए, मगध ने स्वयं को प्रियदर्शनी किस अभिलेख में कहा। मगध को प्रियदर्शनी के रूप में किस अभिलेख में उनका वर्णन किया गया है। तो इसके संदर्भ में सॉल्यूशन देख लेते हैं। भाब्रू स्तंभ लेख के अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो ये भी प्रश्न आपको प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा अभिलेख बौद्ध को बौद्ध धर्मावलंबी बनाता है या उसके संदर्भ में उल्लेख करता है। तो भाब्रू को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अशोक अभिलेख के सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय राजा की उपाधि संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो जैन बौद्ध ग्रंथों में इनका क्या नामकरण किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट में मैं पूछ रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट से भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर मैं इसे सारी चीज़ों को अगर यहाँ लिखा जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ बातें नहीं लिखी जाती, अगले सेशन में शामिल किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग से पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है बुद्ध का महापरिनिर्वाण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण किस शब्द में उनकी मृत्यु के बाद की घटना को यह दर्शाता है। तो ये कहाँ हुआ था, यह कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट में देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुंदनग्राम, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगिरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर कुशीनगर होगा, क्योंकि कुशीनगर में ही इनका निर्माण था। तो आप लोग मोक्ष कहाँ की प्राप्ति, ये भी प्रश्न हो सकता है, पूछ सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुध को वैशाखी पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा यह अद्भुत घटना है। इनका जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा का और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा का और मृत्यु भी, मोक्ष की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए बौद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में नामक स्थान पर इनका निर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में, देखिए बोधगया में मैंने वैशाख पूर्णिमा बोला था, इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति थी कि वैशाख पूर्णिमा एक ही दिन के जो संयोग था वैशाखी पूर्णिमा का, उस दिन जीवन के तीनों पड़ाव को इन्होंने प्राप्त किया था, जन्म, ज्ञान और मोक्ष। तो इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। आत्मबोध का प्राप्त हुआ था कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में। ये लोग सभी लोग जानते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राजगिरी में एक परिषद, तो कहाँ पर परिषद का निर्माण किया गया, तो राजगिरी उस समय तत्कालीन मगध का राजधानी हुआ करता था, तो वहाँ पर किया गया था, जहाँ बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। इन शिक्षाओं को पिटक के रूप में या पिटकों के नाम से सम्मिलित किया गया या नए 4 पिटक के संगति का आयोजन किया गया। बौद्ध 4 संगतियों के जिनके पर 3 मुख्य पिटक बने। तो कौन पिटक थे आप लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आगे इसमें शामिल किया गया है इसलिए अभी नहीं बताऊँगा। पिटक कौन कौन हैं, पिटक का नाम क्या क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में रज्जु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता था या इसके संदर्भ में अधिकारी था। यहाँ से प्रश्न पूछा। रज्जुक जो थे, रज्जुक अधिकारी था, वो किस प्रकार का अधिकारी था, उसका कार्य किस रूप से वर्णित है। यह मगध साम्राज्य की बात हो रही है। भूमि मापक अधिकारी, सेना के प्रधान अधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी और राजा का अंगरक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर भूमि मापक अधिकारी हुआ करता था। तो एक प्रकार के सीओ, वर्तमान में सर्किल ऑफिसर जो है, उसी प्रकार से रज्जुक भी हुआ करते थे उस मगध काल में। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि वर्तमान काल में जो सर्किल ऑफिसर होते, भूमि मापन का जो कार्य करते, वो मगध साम्राज्य में किस अधिकारी से समतुल्य थे, तो रज्जुक के नाम से, रज्जुक से समतुल्य थे। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो मगध साम्राज्य में रज्जुक की भूमि मापक अधिकारी को कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, एक सेकंड थोड़ा जूम और भी कर लूँ क्योंकि आप लोग को ईजी होगा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध शासक धनानंद पर वध करके मगध पर शासन किया था। यह धनानंद और चाणक्य के वर्णन को सभी लोग जानते हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक पढ़ रहे होंगे नहीं जानते तो ये घटना है, इस पर जब मेंस का क्लास होगा वहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह महत्वपूर्ण घटना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म कब 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस किया गया कहता था। सेंड्रोकोस का उच्चारण किसके लिए किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के किया था। किसने किया था, जस्टिन ने किया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। तो कितने वर्ष की अवस्था में बैठा था, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो 322 आप घटा दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिएगा कितने वर्ष में बैठ गया था। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर हो गया। यह जैन धर्म का अनुयायी भी था। बाद में कुछ अब कहाँ पर इसका हुआ था, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, इनको कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य को, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये चंद्रगुप्त 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर से। यहाँ से बहुत से उपहार मिले थे, तो आप भी उस सब पर ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था, ये भी आप लोगों को हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विदेशी महिला के साथ विवाह हुआ था, तो उसका कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, श्रवण बेलगोला। आपको याद रखिए, उपवास के दौरान सलेखन विधि से हुआ था। ये उपवास की विधि थी, सलेखन विधि थी। तो यहाँ पर आपको श्रवण बेलगोला कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कर्नाटक या आंध्र प्रदेश दोनों जगह में साफ बताइए तो कहाँ पर ये वर्तमान में है।
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार था। यह 298 ईस्वी में मगध की राजधानी पर बैठा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा था। वो किस रूप से रहा था वो आगे चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और कनिष्क। बिंदुसार नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार है। तो कौन किया था सारनाथ स्तंभ का? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि स्तंभ लेख का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, पर इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत सी बातें की गई है। तो आप लोग देखिए क्या है। महान सम्राट अशोक 250 ईसा पूर्व में सारनाथ स्तंभ बनवाया था, जिसके यह स्तंभ लेख का संग्रहालय सारनाथ में स्थित है। यह स्तंभ चार शेर इसमें है, सभी एक दूसरे की पीठ करके बैठे हुए, अर्थात सभी लोग नज़र आते हैं सामने सामने। अगर किसी भी एंगल से देखिएगा तो आपके सामने ये नज़र आएंगे, पर एक सामने से अगर देखें तो 3 शेर का ही चित्र नज़र आता है। यह अशोक स्तंभ में भी अभी वर्णित है। अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें अशोक स्तंभ में इसका वर्णन चित्रित किया गया है, वहीं से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया। यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष वाला है, जिसमें 4 शीर्ष में चतुर्थ स्तंभ वाला है। तो कितने प्रकार के स्तंभ लेखों में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो किस किस प्रकार के? जैसे 4 सिंह वाला है, सिंह है, शेर है। आपको किस रूप के सिंह स्तंभ वाले लेख प्राप्त हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद इसके आधार के मध्य में भाग में अशोक चक्र है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी में रखा गया। अशोक चक्र भी यहाँ पर इसी स्तंभ से लिए गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में उस अशोक चक्र में कितनी तिलियों का वर्णन, कितनी तिलियाँ हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न है, अनुवर्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, रिपीट प्रश्न होता है बीपीएससी में, तो इसको ध्यान से देख लेना है। तो बौद्ध धर्म, शिव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अनुवर्त सिद्धांत की बात की जा रही है, तो यह मुख्यतः जैन धर्म से होगा। प्रश्न आपको बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अनुवर्त सिद्धांत प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म के 5 मुख्य शिक्षाएं जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किनके द्वारा दिया गया? कमेंट बॉक्स में मैं फिर से पूछ रहा हूँ किनके द्वारा दिया गया है। को अनुवर्त कहा जाता है। इसी जो 5 सिद्धांत है इसी को अनुवर्त कहा जाता है। अनुवर्त को जैन धर्म में। अब बौद्ध धर्म में क्या है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी से मिलता जुलता बौद्ध धर्म में भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं। इनमें से 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। अर्थात महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। विश्व के सबसे प्राचीन जैन धर्म में श्रमणों का धर्म कहा जाता है, अर्थात सुनने वाला धर्म कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जो धर्म के पहले तीर्थकर थे। ये भी आप लोगों को प्रश्न में बताया गया। देखिए एक ही प्रश्न में कितने आप लोगों को प्रश्न मिलते हैं। कम से कम औसतन माना जाए आप लोगों को एक प्रश्न से 5 से 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप 150 प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो औसतन मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन से। तो आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आप एक सेट से आप बना रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि आप किस प्लेटफॉर्म पर किस रूप से तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वो इस बार 110 के पार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ऐसे ही नहीं बताया गया है। इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए, जो अभी तक नहीं लिए हैं, इनरोल नहीं हुए हैं, इनरोल ज़रूर कराएं, ताकि बाद में आप लोग पछताएं नहीं कि मैं ज्वाइन कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, छूटता नहीं। और 110 का पार जो आंकड़ा है इस बार हर हालत में आप लोग को करना है। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। आज के सेशन में 10 के जो टॉपिक है उसमें से आप लोगों को आज अभी लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसका नेक्स्ट तुरंत
कुछ देर के बाद आप लोगों को और भी क्वेश्चन अपलोड कराए जाएंगे। निम्नलिखित में किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के को जारी किया था? तो किस सिक्के को जारी किया था, सबसे पहले कौन शासक था जो ये सिक्का जारी किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न 2-4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो सर्वप्रथम सिक्का करने वाला शासक कौन था, आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। किस वंश ने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया है, निम्नलिखित वंश में से पूछ सकता है। और सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किस धातु के सिक्के का प्रचलन हुआ था, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित में से पूछेगा, अगर निम्नलिखित लगाता है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका सही उत्तर आपको होगा। सही उत्तर इसका कौन होगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी देवगुप्त, ऑप्शन ई कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया था। इस सिक्के को एक और चंद्रगुप्त का अंकित था तथा दूसरी और रानी कुमार देवी का था। उनकी रानी थी उनका कुमार देवी का अंकित चित्र था। जैसे अभी हेड और टेल होता है सिक्के का पार्ट, उसी प्रकार यहाँ पर था। तो चलिए नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 6 सिक्के जारी किए, 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। तो वो कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का का वर्गीकरण है, यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आरंभ में इन सिक्कों का वजन कितना था? 120 से 121 ग्राम का हुआ करता था। तो इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो रुपया जो अभी चल रहा है उसका जो किया गया था वो कितने ग्राम का था, कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सबसे अधिक प्रचलित सिक्कों में वह सिक्का था जिसमें उनके बाएं हाथ में ध्वज धारण किया हुआ था। इस चित्र में उनके कुषाण सम्राटों के भांति विदेशी पोशाक धारण किए हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार के सिक्के अधिक प्रचलित है। तो वो ध्वज वाला सिक्का, बाएं हाथ में ध्वज धारण किए हुए सिक्का सबसे अधिक प्रचलन में था, क्योंकि विजेता का सिंबल था। इसलिए इस प्रकार चंद्रगुप्त की रानी की विदेशी स्वरूपा के रूप में दिखाया गया है। तो इसीलिए यह आपको सिक्का बहुत ही प्रचलित है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्द ही लेके आते हैं। तब तक के लिए आप जो भी अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं आप इनरोल जल्द होइए, ताकि और भी जो आप लोगों को बेनिफिट हो यहाँ से मिल सके। और इस बार 110 के पार अपना स्कोर ज़रूर लाएँ, यह हमारा कामना रहेगा, ताकि सिलेक्शन आप लोग का पीटी में ज़रूर हो। तो इस 67 बीपीएससी पीटी टेस्ट के सीरीज़ में आप लोग शामिल होइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद।